हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सेकंड पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2020 का पेपर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड देन द टाइम पीरियड विल बी। अगर हम लेंथ को किसी पेंडुलम की इंक्रीज करते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है एक सिंपल पेंडुलम है, अगर हम इसको कुछ फोर्स दे के यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करेगा तो इसकी लेंथ एल है और इसका मास कितना है एम। तो इस पे जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगी। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है यहाँ पे लेंथ और जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इन दो चीज़ों के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले में क्या बोला है इसने, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की इंक्रीज कर दी गई। तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। अगर जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, 2 पाई भी कांस्टेंट रहेगा। अगर लेंथ इंक्रीज करती है तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इसमें क्या बोला, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने लग रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, चार्ज है, तो किसी वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है, क्योंकि उसने क्या बोला है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो ये किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बीम ऑफ प्रोटॉन, इसके ऊपर भी चार्ज है। पीस ऑफ मैग्नेट, अगर मैग्नेट है, मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो भी क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो चार्ज ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन ऑन द मूविंग ए चार्ज पार्टिकल ऑफ -5 कूलम इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 जूल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा। वर्क डन ऑन ए मूविंग चार्ज, ए पार्टिकल, एक चार्ज है आपके पास -5 कूलम का, और आपके पास में कितना वर्क करना पड़ता है उसको मूव करवाने के लिए, 100 जूल। जो आपको गिवन है, ये चीज़ें दे रखी है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टेट में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, क्यू इंटू डेल्टा वी। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइड बाई चार्ज। तो वर्क कितना आपके पास में 100 जूल, और चार्ज कितना है -5 कूलम, तो कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट, क्योंकि जूल इसकी यूनिट जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के।
तो -20 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म क्यूब विल बी एट। जो आपके पास में यूनिफॉर्म क्यूब है, क्यूब ऐसा होगा जिसका मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? अगर सिमेट्रिकल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिक सेंटर के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें पढ़ो, ऑन वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्या इसकी वन कॉर्नर पे क्यूब पे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि उसके जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उस पे लाई करेगा अगर आपके पास में यूनिफॉर्म बॉडी है तो। जियोग्राफिक सेंटर ऑफ द क्यूब, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है, जियोग्राफी सेंटर बोल दो या इसको जियोमेट्रिक सेंटर बोल दो। अगर आपके पास यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, जियोमेट्रिक सेंटर में। विल द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब बिलो, बिलो का मतलब क्या है, नीचे। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तब ये नीचे हो सकता था, क्योंकि अगर नीचे ज्यादा भारी होता तो सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ क्या हो जाता, शिफ्ट हो जाता। अबो द जियोग्राफिक सेंटर ऑफ द क्यूब, अगर ऊपर ज्यादा भारी पार्ट होता तो जियोग्राफिक सेंटर ऊपर की तरफ क्या हो जाता, शिफ्ट हो जाता, इसके सेंटर पे नहीं लाई करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, then find the increment in the kinetic energy if the mass of the particle is constant। आपने लीनियर मोमेंटम को 25% इंक्रीज किया है और मास को क्या रखा है, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, p²/2m। ये आपके पास में रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का और लीनियर मोमेंटम का मास के साथ में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कितनी है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारे पास में, p था, p फाइनल कितना बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। तो किसका, इनिशियल का, p तो पहले ही था, इसका 25%, 25/100 इंटू p। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसको 5p/4। तो ये क्या हमारे पास फाइनल मोमेंटम। तो जब हम इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, p, तो p²/2m। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और सिमिलरली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी दे रखी है, 5p/4। तो p की जगह 5p/4 इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 25p² डिवाइड बाई 16 इंटू 2m। तो हमसे क्या पूछा गया है, चेंज पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी में। चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को इनिशियल से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आपके पास में, 25p² 16 इंटू 2m माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आपके पास में, p²/2m। तो इसमें एलसीएम लेंगे हम, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, p²/2m दोनों में है तो अंदर कितना बच जाएगा, 25, 16 माइनस में 1। तो एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, p²/2m तो 16 में से 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9/16। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू आई है
पी स्क्वेयर 2m इंटू 9/16। तो हमें क्या निकालना था, परसेंटेज चेंज निकालना था। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, डिवाइड इनटू 100। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, परसेंटेज चेंज आ जाएगा किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको सोल्व करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चेंज को यहाँ पे पुट करेंगे, 19 पी स्क्वेयर 2m इंटू 16 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m इंटू 100। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, 2m से 2m कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, तो 9/16 इंटू 100%। तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे 25। तो ये सोल्व करते हैं तो 225 डिवाइड बाई 4%। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 6 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 1 4 दूनी 8, 25, 2.56। तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो आपका स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इसका स्लोप का मतलब क्या है, टेंजेंट। पर इस साइड हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस साइड क्या आएगी, वेलोसिटी, और इधर क्या है, टाइम। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो y एक्सिस में क्या है आपके में, वेलोसिटी, और x एक्सिस में क्या है, टाइम। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर सेकंड, और टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी ऐसा यूनिट है बेटा, एक्सीलरेशन की। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सीलरेशन को। तो हमारा डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वायर इज पुल्ड अवे फ्रॉम बोथ द साइड्स, द स्ट्रेस जनरेटेड इन द वायर विल बी। एक वायर है आपके पास में और उसको स्ट्रेच किया गया है, इधर से भी इधर से भी, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। ए वायर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द बोथ द साइड, पुल का मतलब होता है बेटा खींचना इसको। द स्ट्रेस जनरेटेड इन द वायर विल बी, तो इसके अंदर स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी, स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस होगी, क्योंकि इसमें लेंथ के अंदर क्या आ रहा है, चेंजिंग आने लग रही है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, टेंसिल स्ट्रेस बोलते। कंप्रेसिव होगी या शियर होगी, या कंप्रेसिव इन वन हाफ एंड टेंसिल इन अदर हाफ। तो इसमें कौन सी स्ट्रेस होगी, टेंसिल होगी, क्योंकि लेंथ में क्या आने लग रहा है, इसमें खिंचाव आने लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द बिहेवियर इज शोन बाय ए प्योर जर्मेनियम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना जीरो होता है, 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर हो जाए अर्थ के ऊपर तो हर चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेड हो जाएगी। तो रियलिटी में ये टेम्परेचर अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर यहाँ पर 0 केल्विन हो जाएगा तो जो आपके मोबाइल है या सेमीकंडक्टर है, जो भी चीज़ बनी हुई है सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई है, चिप है, मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, ये सारे क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑन ए प्लेनेट हैविंग मास ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस हाफ दैट ऑफ द अर्थ। आपने एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपका? एस्केप वेलोसिटी का अंडर रूट 2gm/r। ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ आएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। अगर आपके पास कोई प्लेनेट है, प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2gm मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो इस हमें पता है एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है 2gm/r। तो जो भी होगा, अर्थ है तो अर्थ का मास आएगा, प्लेनेट है तो प्लेनेट का मास आएगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ दे रखी है 11.2, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर क्या किया इसमें? मास को क्या कर दिया? डबल कर दिया, दैट, एंड रेडियस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया अर्थ के। तो रेडियस ऑफ जो प्लेनेट है, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या कर दिया? हाफ कर दिया। उसने बोला है रेडियस को क्या कर दिया है? हाफ कर दिया गया है। और मास को क्या कर दिया? प्लेनेट के मास को डबल कर दिया। किससे? अर्थ के मास से, 2me। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे Vp इक्वल टू 2g मास ऑफ प्लेनेट किसके इक्वल है? 2 मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट किसके इक्वल है? re/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट किसके इक्वल आ जाएगी? 2 ऊपर चला जाएगा, 8gme/re। इसमें से 4 और इंटू 2 ऐसे लिख सकता था मैं इसको, 8 को 4 इंटू 2। तो 4 में 4 को इस यहाँ से स्क्वायर से बाहर निकाल लेते हैं, तो 2gme/re। और इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 11.2 है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट आ जाएगी 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करने लग रहा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ अंडर रूट LC। तो ये किसके साथ मैच करता है? डायमेंशन फार्मूला LC का डायमेंशन किसके साथ मैच करता है? आपने पढ़ा है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 अंडर रूट LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ी है +2 क्लास में। फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस किसकी इक्वल होती है? 1/2 अंडर रूट LC। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? 1 बाई टाइम पीरियड के, 1/2 अंडर रूट LC। तो यहां से तो 2 तो कांस्टेंट है, तो ये किसके साथ मैच कर रहेगा? ये अंडर रूट LC। तो ये किसके इक्वल है? टाइम पीरियड के। तो हमारा मैच कर गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m is moving in a magnetic field B with a velocity v. The velocity is the perpendicular to the magnetic field. Find the radius of the path followed by the charge particle. एक चार्ज पार्टिकल है Q। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक चार्ज Q है जिसका मास कितना है? m, मूविंग विद
ए किसी वेलोसिटी v से ये क्या करेगा, ये मूव करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी v दे रखी है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या आपके पास में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव करने लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ फ्लोड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो सर्कुलर होगा तो इसका पाथ ये होगा या ये पाथ होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। चार्ज पार्टिकल जो आपका थंब है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जो आपके ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर है ये किसको, वेलोसिटी को बताएगी, और जो आपकी पॉइंटिंग फिंगर है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड रीजन को। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाने लग रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसीलिए पाथ ये वाला होगा न कि ये वाला पाथ। अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला पाथ होता, अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज होता, इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव, तो पाथ कौन सा होता है, ये 1 वाला। देन पाथ ऑफ पार्टिकल will be 1 and if charge particle चार्ज Q is नेगेटिव, अगर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती तो ये सेकंड वाला पाथ होता है, इसका विल बी सेकंड पाथ। मान लेते हैं अगर ये पाथ है तो ये इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो हमें इसका रेडियस निकालना है। तो पार्टिकल अगर ये सर्कल में घूमने लग रहा है, तो यहाँ पे सर्कल में घूमने लग रहा है, तो कौन घुमा रहा है इसको, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वेयर बाई आर के। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपके पास में, कोई चार्ज पार्टिकल है, मास एम है, वी वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है, आर उसका क्या होगा, रेडियस। तो इसको सोल्व करेंगे, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो आर किसकी इक्वल आ जाएगा, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो ये किसके साथ मैच करने लग रहा है, एम वी क्यू बी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, कितने जूल के इक्वल है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो का मतलब क्या है, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो वाट इनटू सेकंड, वाट सेकंड किसके इक्वल होता है, जूल के। तो 36 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाट सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जूल के। तो 3.6 इसका पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 की पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेनन डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव। कौन सा फिनोमेना है जो डिफरेंशिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड
साउंड वेव के बीच में, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। क्योंकि जो पोलराइजेशन है ये फिनोमेना कौन दिखा सकती है? पोलराइजेशन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की। अगर वेव वेव किस नेचर की होती है? लॉन्गिट्यूडिनल की। मैकेनिकल वेव बोलते हैं इसको, मैकेनिकल वेव। और इस वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो साउंड वेव है वो कौन सा फिनोमेना शो नहीं कर सकती? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक लाइट हो और कौन सी नेचर की हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की हो। तो हम किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको? पोलराइजेशन से। और साउंड वेव मैकेनिकल नेचर की होती है, और इन दोनों में आपस में है हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन साउंड भी शो करती है और लाइट भी शो करती है। रिफ्लेक्शन साउंड भी शो करती है, साउंड भी करती है। रिफ्रैक्शन भी दोनों चीजें। जब हम एक लोहे की रोड को हम जब पीटते हैं तो उसकी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है। किस फिनोमेना से? रिफ्रैक्शन से। तो सिर्फ हम किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको? डी ऑप्शन से, पोलराइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट इन बोथ सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम? कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सीजीएस और एसआई यूनिट दोनों क्या है? सेम। सीजीएस यूनिट एंड एमकेएस सिस्टम। एमकेएस इसमें लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। मास को किस में? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ये सीजीएस सिस्टम होता है आपका। एक होता है एमकेएस। एमकेएस में लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ये टाइम है, ये क्या है? मास है, और ये क्या है? लेंथ। ये क्या थी? लेंथ थी। ये क्या था? मास था। ये क्या था? टाइम था। ये एक ऐसा कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम दोनों क्या हो? सेम हो। इसमें क्या है बेटा? टाइम। टाइम देखो, सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड में था और एमकेएस सिस्टम में भी किस में था? सेकंड में था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ह्यूमन हेयर क्लिंग टुगेदर व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर ड्यू टू? किस वजह से जब भी हम किसी हेयर को पानी से निकालते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पानी के साथ चिपक जाता है? तो किसकी वजह से होता है यहाँ पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेयर, या सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ हेयर? तो यहाँ पे क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेयर। जब भी हम अपने हेयर के साथ कंघी करते हैं और जब हम किसी डस्ट पार्टिकल के पास में लेके जाते हैं तो उसके साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो कौन सा फोर्स आता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेयर, तो उसकी वजह से क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर गिवन एज। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, y1 इक्वल टू 20 साइन 4 पाई टी प्लस पाई वाई 4, एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है y2। y2 क्या है बेटा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। 20 साइन 4 पाई टी प्लस में पाई वाई 3। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। दो वेव्स दे रखी है आपको, y1 और y2। y1 दे रखी है आपके पास में 20 साइन 4 पाई टी प्लस में पाई वाई 4, और y2 दे रखी है आपके पास में
20 साइन 4πt प्लस में पाई बाई 3। आपको यहाँ पे जो दे रखा होता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड दे रखा होता है, और ये क्या है 4 पाई, ये क्या है ओमेगा, जो टाइम के साथ होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल फेज। तो इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं इसमें और इसमें। अगर दोनों में ओमेगा की वैल्यू क्या है सेम, ओमेगा की वैल्यू क्या है सेम, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, तो आपको फेज डिफरेंस करना है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 पाई टी प्लस में पाई बाई 3 माइनस में 4 पाई टी माइनस में पाई बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस निकालना होगा तो ये बाकी चीजें मैच करने लग रही है 20-20। अगर ओमेगा सेम है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या पता लग जाएगा, फेज डिफरेंस पता लग जाएगा इन वेव के बीच में। 4 पाई टी से 4 पाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा इसमें। 4 पाई माइनस में इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 पाई तो कितना आ गया पाई बाई 12। तो इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। तो कौन सा लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ। जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में ये किसके बारे में रिलेशन बताता है, टेम्परेचर के बारे में। तो ये किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सेकेंड लॉ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी यूनिवर्स की, किससे एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो ये हमेशा क्या करती रहती है बेटा, इंक्रीज करती है यूनिवर्स की। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। हर पार्टिकल, यहाँ पे गैस पार्टिकल है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है तो पार्टिकल रैंडम मोशन करने लग रहे हैं। तो अर्थ की एंट्रोपी डे बाई डे क्या करने लग रही है, इंक्रीज करने लग रही है। तो ये आपका कौन सा लॉ था, सेकंड लॉ, एंट्रोपी के बारे में बताता है। और क्या बताता है जो सेकंड लॉ आपका थर्मोडायनेमिक्स का, ये बताता है कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100%। इस यूनिवर्स में जिसकी एफिशिएंसी 100% है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है। अगर हम किसी हीट इंजन को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, मतलब कि फ्यूल देंगे, जलाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ हीट का तो क्या करेगा, वर्क करेगा, और कुछ एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, उस सराउंडिंग को दे देगा, सिंक को दे देगा। तो इसीलिए कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो। तो ये बताता है। और दूसरा क्या बताता है ये सेकंड लॉ, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से फ्लो करती है लो टेम्परेचर की ओर। तो ये भी कौन सा लॉ बताता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर ऑफ चार्ज 12 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम एंड 18 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम which are separated by a distance of 25 सेंटीमीटर। तो दो चार्ज पार्टिकल है, दो स्फीयर है मान लेते हैं, इनके ऊपर चार्ज है Q1 और Q2, और इनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको R 25 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें ऐसा ही सिस्टम में चेंज करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/4 मीटर की। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टेट में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कूलम्स लॉ का, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जो k है उसकी वैल्यू है आपकी 9 into 10 की पावर 9। Q1 है आपका
12 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 है आपका 18 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 12 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारे पास 1/4 मीटर। 1/4 मीटर का क्या करेंगे होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे सारी सिस्टम किसमें आपका एसआई सिस्टम में, तो ये यूनिट आएगी फोर्स की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 12 108 इंटू 12 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर चुके हम इंटू 18 और 4 है इसका होल स्क्वायर ऊपर जाएगा 16 10 की पावर 9 है और यहाँ पे माइनस 8 है तो क्या बच जाएगा 10 की पावर 1 प्लस में और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 8 है तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7। तो 12 को 108 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 1944 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो 16 4 जा 64 16 4 जा 64 तो 6 कैरी लगेगी तो 7 कैरी 16 9 जा 144 तो 15 और 16 31 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। तो इसमें से डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 तो 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस अगर 4 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन मैच करने लग रहा है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड विद 8 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है व्हेन कनेक्टेड विद 8 ओम इन पैरेलल। 8 ओम के साथ एक अननोन रेजिस्टेंस है आर। हमें नहीं पता अननोन रेजिस्टेंस आर मान लिया 8 ओम के क्या है पैरेलल में कॉम्बिनेशन टू गिव इसका जो इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल देने लग रहा है वो 3 ओम की। तो जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होते हैं तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसका आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है R1 इंटू R2 8 इंटू आर तो इन दोनों को क्या कर देंगे सम को ऐड कर देंगे 8 प्लस में आर। जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 एंड R2 इसका आर इक्विवेलेंट का फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं R1 R2 प्लस R1 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2। तो यह यहाँ पर ये सेम फॉर्मूला लगाया है दोनों को क्या करना है आपने R1 और ये R2 है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के सम को डिवाइड कर देंगे दोनों के सम ऐड कर देंगे इनको। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 3 ओम 8 आर 8 प्लस में आर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3 24 प्लस में 3r इक्वल टू 8r। तो इसको सोल्व करेंगे 24 3r उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/5 ओम। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय
हाइगन प्रिंसिपल। जो हाइगन का प्रिंसिपल है किसको एक्सप्लेन करता है? डिफ्रैक्शन को भी करता है, रिफ्रैक्शन को भी करता है, रिफ्रैक्शन को भी करता है ऑल द अबव। जो हाइगन प्रिंसिपल था इसने वेव थ्योरी दी थी। वेव थ्योरी से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, इन सभी को क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन ए रेड कलर पेपर इज सीन इन द येलो लाइट इट विल अपीयर एज। अगर आपके पास में रेड कलर का कैसा है पेपर है, येलो लाइट, अगर इसके ऊपर येलो लाइट डालते हैं तो हमें किस कलर का दिखेगा? ये ब्लैक कलर का दिखेगा, क्योंकि आपके पास प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर है आपके जो बाकी बच जाएंगे उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर। जब आपका येलो क्या है, आपका इसके अंदर प्राइमरी कलर के अंदर काउंट नहीं होता, और आपका जो रेड पेपर था, पेपर कौन सा था? रेड कलर का, ये कौन सा था? प्राइमरी था, और ये कौन से कलर है? सेकेंडरी कलर है। तो जब इस पे डालते हैं तो ये इसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम मेटल इज 1.6 into 10 की पावर 4 हर्ट्ज, देन फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। आपको H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो इसमें गिवन क्या क्या दे रखा आपको? फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.6 into 10 की पावर 4 हर्ट्ज, और क्या दे रखा आपको? फाइंड करना आपको वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किसे डिनोट करते हैं हम? फाई से। और वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच म्यू नोड। तो म्यू नोड किसके इक्वल होता है? एच इंटू सी बाई लेमडा नोड। फ्रीक्वेंसी होती है सी बाई लेमडा। तो आपको वर्क फंक्शन निकालना था, एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इनटू आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, म्यू नोड से डिनोट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट किस में आ जाएगी? आपकी जूल में आ जाएगी। इसको 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -30 जूल। तो 16 6 96, 9 कैरी लगेगा, 16 6 96, 96 प्लस में 9, 96 प्लस में 9 105। तो दो डेसिमल है तो 2 पॉइंट लग जाएंगे यहाँ पे, इंटू 10 की पावर -30 जूल। तो कौन सा ऑप्शन मैच करने लग रहा है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लाइंस। जो आपका कन्वर्जिंग लाइंस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लाइंस कौन सा होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि जब भी इस पे कोई भी पैरेलल लाइट गिरती है तो ये लाइट को क्या करता है? फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। तो ये कौन सा लेंस आपका? कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है आपके पास में कनकेव लेंस, ये बीच मिडल से थिन होता है और साइड में से क्या होता है? थिक होता है। तो ये क्या कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है, और ये लाइट को कन्वर्ज करता है, पास में लेके आता है। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं।
क्या नाम इसका, कनकेव लेंस। वो कन्वेक्स लेंस था, उसको क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्ज लाइट रे ऑन ए पॉइंट, ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, सही है। डाइवर्ज द लाइट, लाइट को डाइवर्ज नहीं करता बेटा, लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। नो लेंस इज कन्वर्जिंग, कोई भी लेंस इसने बोला है कन्वर्जिंग नहीं है। कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो नन ऑफ दीस, तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। इन विच ऑफ द प्रोसेस the change in internal energy of the system, change in internal energy of the system is equal to the work done, वर्क डन के इक्वल होगा। किस प्रोसेस में होगा, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ याद है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। यहां पर चेंज भी कर सकते थे, ये जब हम हीट किसी सिस्टम को सप्लाई करते हैं, हीट गिवन और हीट किस में यूज होती है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और कुछ हीट का यूज होता है वर्क काम करने में। तो इस कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर आपका इंटरनल एनर्जी और वर्क डन आपस में इक्वल होंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। अगर वर्क गैस ऑन द सिस्टम है, अगर गैस बाय द सिस्टम है, तो वर्क कैसा होता है, बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे दे रखा आपको इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा वर्क के साथ में। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करें डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि वर्क कैसा है, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क कैसा है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू, आपको हीट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और 0 किस में होती है, आपके आइडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस होती तो क्यू क्या रहता है, कांस्टेंट। तो उसमें चेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये 0 होगा। तो कौन सी प्रोसेस में हो जाएंगे ये, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के। तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा डी, आइडियाबैटिक प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ऑन द सिस्टम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द इनक्लोज्ड गैस इज v, what will be the root mean square speed if the pressure is double the temperature remaining the same। तो आपकी VRMS का फॉर्मूला था अंडर रूट 3RT/m। ये VRMS जो गैस है उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m। 3 क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, और M क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट। M है यहाँ पे मोलिकुलर वेट गैस का, और R क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो उस पे डबल करें ये प्रेशर को या घटाएं तो उसके ऊपर क्या ये इंडिपेंडेंट है, VRMS इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, प्रेशर पे क्या रहती है, इंडिपेंडेंट। तो उसकी पहले वैल्यू कितनी थी, V थी, तो V ही रहेगी।
प्रेशर को इंक्रीज करें डिक्रीज करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। जब हम लास्ट पीडीएफ सोल्व करने लग रहे थे बेटा, लास्ट पेपर था हमारा 2021 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 मिसिंग हो गया था कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन, जो ईएमएफ है सेल की किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक जो सेल है इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड डले होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है, इनको रोड बोलते हैं। ये प्लेट है, इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कितने इसके सॉल्यूशन के अंदर है। तो ईएमएफ है जो सेल की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेल, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेल, जो सेल की कॉन्फ़िगरेशन है उस पे क्या है, इंडिपेंडेंट रहती है। वो एरिया कितना उसके अंदर है, कितना ज्यादा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इन चीजों के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है ये। तो ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये इनकी प्लेट को बढ़ाएं या घटाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता ये। एरिया ऑफ द प्लेट इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना हिस्सा इसका इलेक्ट्रोड का नीचे है अंदर है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, कितने टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रोलाइट है फ्री हो जाते हैं उसके आयंस, उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा इसका आंसर। कैसी लगी बेटा आपको ये क्लास, और अब हम नेक्स्ट पेपर के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप अपने सजेशन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।